हाँ, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका 9th क्लास का जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का बहुपद यानी पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग करने वाले हैं। तो पहले आपको सोल्व करना है, कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, तो एक एक करके आप सभी को क्वेश्चन अभी दिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला, ध्यान दीजिएगा, एक चर वाला बहुपद पूछा जा रहा है ना, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है एग्जाम। तो अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं और आंसर कहां करोगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखना है एक चर वाला बहुपद, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ट्राई कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है इसका। देखिए कौन सा इसमें बहुपद है और कौन सा ऐसा है जो एक चर वाला बहुपद है, मतलब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा गया है, इंग्लिश में भी लिखा गया है। काफी कम आंसर आए हैं अब तक। ठीक है, सभी लोग, जितने भी लोग ज्वाइन हो, पोल सेक्शन में आंसर करिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, 10 सेकंड और रुकते हैं, फिर इसको डिस्कस किया जाएगा। आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। ठीक है, 10 सेकंड्स में पोल को एंड किया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, काफी आंसर आ भी चुके हैं। पांच सेकंड और रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब चैट सेक्शन ओपन है। अब देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां पर भी आपको डाउट हो, ठीक है, जहां भी डाउट हो चैट सेक्शन में आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए देखो, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, यहां बोला जा रहा है आपको एक चर वाला बहुपद पहचानना है, तो पहले आपको ये देखना है कि कौन सा बहुपद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर है। ठीक है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, यहां पर एक वेरिएबल की बात की जा रही है। उसके बाद देखना ये कौन सा बहुपद है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद। तो देखिए, जितने भी टर्म्स होते हैं मैथ्स में, दो तरह के टर्म्स होते हैं, या तो चर होंगे, है ना, या फिर अचर होंगे। मतलब या तो वो कांस्टेंट होंगे या फिर वो वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब अचर क्या होता है, जो भी नंबर्स आप देखते हो, 2, 3, 4 या √5, इस तरीके से नंबर जो है जिनका मान फिक्स होता है वो अचर होता है, यानी वो कांस्टेंट होता है, जिसके मान नहीं बदलते। चर का मतलब क्या होता है, जितने भी ABCD या XY आप देखते हो, है ना, XY, इसका मान क्या है, कुछ फिक्स नहीं है। एक्स का मान कभी 2 हो सकता है, एक्स का मान कभी 3 हो सकता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट चुन लेते हैं। तो ये XYZ ये सबको चर कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया कौन सा ऐसा बहुपद है, कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को आप देखोगे तो पहले ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स दिख रहा होगा, यहां भी आपको एक्स दिख रहा है, दूसरे वाले में यहां भी एक्स दिख रहा है, और यहां तो ये कांस्टेंट है, साथ हमारा कांस्टेंट है। तो हम ये आंसर हमारा हो सकता है, ये नहीं करें कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन ए हो सकता है कि हमारा हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो पहले ऑप्शन में कितना चर है, आप कहोगे सिर्फ सर एक वेरिएबल है एक्स। ठीक है, दूसरे वाले ऑप्शन को आप देखोगे तो ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है कि एक्स और वाई, मतलब इसमें कितने चर हैं, तो आपको दिखेगा दो चर है, यानी दो वेरिएबल है। कौन कौन, एक एक्स हुआ, एक वाई हुआ। तो इसमें तो दो चर आ गए, आपसे एक चर वाला बहुपद पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन बी तो हमारा सही उत्तर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन बी तो नहीं होगा।
इसी तरीके से ऑप्शन डी को आप देखोगे तो ऑप्शन डी में बताइए कितना वेरिएबल है, ये बताइए चैट सेक्शन में लिख के बताइए कितना चर है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर z, ठीक है। तो इसमें कितने वेरिएबल है चैट सेक्शन में लिख के बताइए। चर की संख्या कितनी है इस वाले में, ऑप्शन डी में कितने चर हैं, 1 2 3 या 4? हाँ, तो आंसर आया है 3। इसका मतलब यहाँ पर 3 चर हैं। कौन कौन से? x है, y है और z है। तो x y z 3 वेरिएबल हो गए, मतलब 3 चर हो गए। तो यहाँ पर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी 3 चर आ गए, हमसे 1 चर वाला पूछा गया। अब हमारे पास ऑप्शन सी को आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ x ही दिख रहा है ना, सिर्फ x दिख रहा है, मतलब एक ही वेरिएबल है, ठीक है, कौन सा? x। तो अभी हमें ये लग रहा है कि ऑप्शन ए भी सही हो सकता है और ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चर है, सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है। अब हमें दूसरा चीज देखते हैं कि हमें और क्या इसमें पता होना चाहिए। दूसरा चीज बोला गया बहुपद को पहचानने के लिए, मतलब पोलिनोमियल पूछा जा रहा है। अब पोलिनोमियल बहुपद में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कभी भी आप कोई भी बहुपद लिखते हो तो जितना भी चर राशि होता है, मतलब जो भी चर है, वेरिएबल्स है, उसका जो घात होता है, ठीक है, घात को ध्यान दीजिएगा, पावर, ठीक है, उसका पावर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। मतलब 1/2, 3/4 ये सारे नहीं हो सकते, ठीक है, या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कभी भी चर राशि का घात फ्रैक्शन यानी भिन्न या फिर नेगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर अगर ऑप्शन सी को देखो तो ऑप्शन सी में एक टर्म आपको दिख रहा है √x। √x में x का पावर कितना है? तो x का पावर 1/2 है। √x कहने का मतलब होता है x का पावर 1/2। तो यहां पर क्या दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन सी में x का पावर जो है, जैसे मैं लिख रहा हूं x² प्लस √x प्लस 5, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x² प्लस x पे 1/2, है ना, x का घात 1/2 प्लस 5। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि दूसरा वाला जो टर्म आपको दिख रहा है x पे पावर 1/2, इस पे पावर कैसा है? पावर एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शनल पावर अगर रहता है तो उसे बहुपद ही नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है, वो बहुपद ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर से आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए को आप देखोगे तो ऑप्शन ए में 4x², इस पे पावर कितना है? 2 है, जो क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है, और एक इंटीजर यानी पूर्णांक है। -3x, यहां पर भी हमें पावर कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव हुआ, और इंटीजर हुआ यानी पूर्णांक हुआ, और 7 तो हमारा कांस्टेंट हुआ। तो ऑप्शन ए क्या है? एक चर में भी है और फिर इसमें पॉलिनोमियल भी, बहुपद भी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ऑप्शन सी हमारा उत्तर क्यों नहीं? यहाँ पर एक चर तो है लेकिन ये तो बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि x पे पावर 1/2 आ जा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया तो बताइए, आगे बढ़ेंगे फिर। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है, ध्यान यही रखना है कि किसी भी बहुपद में जो भी चर होते हैं, चर का कभी भी घात भिन्न नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इतना क्लियर है सभी को? तो आगे बताइए, आगे बढ़ेंगे। अब बताइएगा, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप बताइएगा यह बहुपद है या नहीं। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 2x² माइनस 5x प्लस 7, बस y या n लिख के बताइए यह बहुपद है या नहीं, यह बहुपद है या नहीं, यस या नो। ठीक है, 2 लोगों के आंसर आए, सभी लोग बताइए यह बहुपद है या नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ ये बहुपद है, क्योंकि यहां पर जितने भी चर राशि है, किसी पे भी आपको पावर जो है, इंडेक्स जो है, कभी नेगेटिव नहीं दिख रहा है ना ही भिन्न दिख रहा है यानी फ्रैक्शन दिख रहा है, तो हम कहेंगे यह एक बहुपद है, यस ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, मैं लिख रहा हूं 2x पे पावर 3 माइनस 7 x पे पावर 3/4, x पे पावर 3/4 है, प्लस 3, ये बहुपद है क्या, यस या नो, ये बताइए, ये बहुपद है या नहीं है। तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एक टर्म दिख रहा है हमारे पास, x पे पावर 3/4,
जहां x पे जो पावर है, जो इंडेक्स है, वो भिन्न आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो इसलिए यह एक बहुपद ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से समझ में आ रहा है कभी भी बहुपद पे जो चर राशि है उसका घात कभी भी भिन्न नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, ज्यादा समय भी आपको नहीं मिलेगा, आपसे बस त्रिघात बहुपद का घात पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए इसको। त्रिघात बहुपद में कितने घात होते हैं? डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, सभी लोग आंसर कीजिए। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, 10 सेकेंड्स और रुकेंगे, फिर इसको डिस्कस किया जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट 10 सेकेंड्स और है आपके पास। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, और जितने भी आंसर आए हैं सभी के सही आंसर आए हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा है। इसमें देखिए, त्रिघात बहुपद का मतलब क्या हुआ? ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। ऐसा बहुपद त्रिघात, मतलब घात मतलब तो घात हुआ, त्रि मतलब 3 हुआ, तो ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो। तो यहां से क्या होगा आंसर? चैट सेक्शन में भी आप लिख के बता सकते हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा कि त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि त्रिघात बहुपद का घात 3 होगा। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर किसी बहुपद का घात 1 हो, है ना, कुछ चीजें और जान लेते हैं जो आपके लिए आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद है जिसका घात कितना है? 1 है। अगर घात 1 है तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे? ऐसे बहुपद को आप रैखिक बहुपद कहोगे। ठीक है, तो अगर किसी बहुपद का घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये बताइए अगर घात 2 है, किसी बहुपद का घात 2 है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद कहेंगे यानी क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में हो सकता है रैखिक पूछ लिया जाए, हो सकता है द्विघात पूछ लिया जाए। 3 तो आपको अभी बताएगा, किसी बहुपद का अगर घात 3 है, पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 है, तो उसे आप त्रिघात बहुपद कहोगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद कहोगे यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहोगे। ठीक है, अब ये बताइए, अगर किसी बहुपद का, ये तो आपने सीख लिया, एक बहु अगर डिग्री 1 रहेगा तो उसे रैखिक कहेंगे, 2 वाले को द्विघात कहेंगे, 3 वाले को त्रिघात कहेंगे। अगर किसी बहुपद का घात 0 हो तो उसे क्या कहेंगे? एक चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा, किसी बहुपद का अगर घात 0 हो, अगर ऐसे आपसे पूछ लिया जाए किसी बहुपद का अगर घात 0 है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसे अचर बहुपद कहेंगे यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, एक चीज नोट कर लो अपने पास में कि अगर किसी बहुपद का घात 0 होता है तो उसे हम अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें क्लियर हुई कि रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? 4 हो तो चतुर्घात बहुपद कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, इंग्लिश में बाइक्वाड्रेटिक कहते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है गौतम, वो नहीं पूछा जाएगा, 3 तक ही ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज आप ये बताइए, घात कैसे पता करते हो? अगर मैं बोलूं, मुझे बताइएगा, ये तो समझ लिया कि एक घात रहेगा तो रैखिक कहेंगे, 2 घात रहेगा द्विघात कहेंगे, 3 घात रहेगा त्रिघात कहेंगे, 0 घात रहेगा तो अचर कहेंगे यानी कांस्टेंट कहेंगे। लेकिन घात होता क्या है? अगर मैं इस तरीके से इक्वेशन लिख दूं, या कोई पॉलिनोमियल या बहुपद में लिख रहा हूं, 2x² प्लस 7x³ प्लस 4 इक्वल टू, या बस इतना ही लिख रहा हूं, तो मुझे ये बताइए इस बहुपद का घात कितना है? इस बहुपद का घात कितना है, ये बताइएगा। इस बहुपद का घात कितना है?
तो यहां से आप ये समझिएगा घात कैसे पता करते हैं, ठीक है। 2 3 नहीं कहेंगे, इसका घात सिर्फ 3 कहेंगे, ठीक है, 3 कहेंगे, 5 भी नहीं कहेंगे। अच्छा, एक आंसर आ रहा है 2 3 और एक आंसर आ रहा है 5, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान रखिएगा। किसी भी बहुपद का घात कैसे पता चलता है, तो आपको देखना है चर राशि, हमेशा आपको चर राशि को देखना, यही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो XYZ टर्म्स आपके पास होते हैं ना अल्फाबेटिकल, उसको देखना। जो भी चर राशि पे जो मैक्सिमम, ठीक है, जो भी मैक्सिमम पावर होता है, महत्तम जो घात होता है, उसे ही उस बहुपद का घात कहते हैं। तो मुझे ये बताइए यहां पर मैक्सिमम पावर आपको कितना दिख रहा है, सबसे बड़ा घात कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा घात 3 दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा घात 3 है, तो इस बहुपद का घात 3 होगा, ये त्रिघात बहुपद है। क्लियर है? तो ये जो लिखा हुआ है आपके सामने ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि मैक्सिमम 3 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। ये बताइए, अगर मैं ये लिख दूं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसका बताइए घात क्या होगा? इसका घात क्या होगा? इस बहुपद का घात क्या होगा? तो यहां पर मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इस बहुपद का घात 2 होगा, ठीक है। तो इस बहुपद का घात 2 होगा, और 2 घात है तो ये द्विघात बहुपद होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इतना क्लियर है सभी को कि घात कैसे देखते हैं? अब बताइएगा कि मैं इस तरीके से लिख दूं 2 पे पावर 5, x पे पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0, इस बहुपद का घात कितना है? ये बताइएगा, इस बहुपद का घात कितना है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर गलती कर सकते हो आप। यहां पर जो बहुपद का घात है, मैं पहले बता दे रहा हूं कि 3 होगा, ये एक त्रिघात बहुपद है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि सर इसका घात तो 5 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो मुझे 5 दिख रहा है, ठीक है, 5 दिख रहा है। लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है? चर राशि को देखना है, बस बस चर राशि का घात देखना है। चर राशि पे मैक्सिमम घात कितना है? 3 है। कांस्टेंट पे नहीं देखना है। 2 तो कांस्टेंट हो गया ना, 2 पे पावर 5 है, उसे तो आप 32 लिख सकते हो, है ना। उसे तो आप 32 लिख सकते हो, 32x3, ठीक है। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि पावर किसका देखना है, इंडेक्स किसका देखना है? चर राशि का देखना है। इतना क्लियर हुआ? जो भी XYZ है उसका घात देखना है कि मैक्सिमम कितना है उस पे घात। 2 पे पावर 5 का घात नहीं देखेंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट का यानी अचर का घात 5 है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चर राशि का घात आपको देखना है, तो इसलिए त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इतना बातें क्लियर हुआ? तो आगे बताइए, कितनी चीजें क्लियर है? इतनी क्लियर है बातें, ठीक है। तो यहां से 2 चीज समझ में आया, कुछ नाम समझ में आया। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, है ना, द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, अचर बहुपद किसे कहेंगे। और एक चीज और समझ में आ गया कि घात देखते कैसे हैं? चर राशि का जो मैक्सिमम पावर होता है, जो मैक्सिमम घात होता है, वही उस बहुपद का घात हो जाता है, ठीक। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट सेक्शन में ही देना है, ठीक है, चैट सेक्शन में ही दीजिए। सबसे पहले मुझे देखिए, बताया क्वेश्चन में बोला जा रहा है दिए गए बहुपद पीटी t² - 3t + 2, ये हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है पीटी इक्वल टू t² - 3t + 2। अब इसका मान पूछा जा रहा है, अगर हम t का मान 0 रख दे तो बहुपद का मान क्या होगा, t का मान 1 रख दे तो बहुपद का मान क्या होगा, t का मान 2 रख दे तो बहुपद का मान क्या होगा। फिर शून्यक पूछा जा रहा है। तो पहले ये बताइए बहुपद का मान 0 1 2 पे, फिर शून्यक के बारे में बातें करें। अच्छा, कुछ बातें मैं बता दे रहा हूं एक बार, ठीक है, ट्राई करने के पहले यहां देख लीजिए, ठीक है। बहुपद का मान का मतलब क्या होता है? मान लो अगर मैं कोई बहुपद आपको लिख दूं fx = x² - 5x + 2, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अगर मुझे कहा जा रहा है कि x का मान x = 0 पे बताइए, तो मैं यहां पर x का मान 0 पुट कर दूंगा। जहां जहां भी x लिखा हुआ है वहां पर x का मान 0 पुट कर दो, तो आप निकालोगे f0। f0 लिखने का मतलब क्या होता है? x का मान 0 रखने पर जो बहुपद का मान प्राप्त हो, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 0, ठीक है। तो यहां से जितने भी जगह पर है वो 0 आपको रख देना होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसी भी
बहुपद का किसी दिए हुए वैल्यू पे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए x का मान अगर 1 रखने पे fx का मान कितना होगा, तो आप f1 निकालोगे, x के जगह पर 1 पुट कर दोगे, ठीक है। चलिए, तो अभी आप ये वाला ट्राई कीजिए, पीटी जो दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं। तो मतलब यही है कि जो भी मान आपको दिए गए, x का मान, यहाँ पर t का मान दिया गया है, t का मान 0, t का मान 1, t का मान 2। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, चर क्या है, t है। तो t का मान एक बार 0 रखना है, एक बार t का मान 1 रखना है, एक बार t का मान 2 रखना है। चलिए ट्राई कीजिए, फिर मैं करूंगा। सभी लोग ट्राई कीजिएगा इसको। t इक्वल टू 0 रखने पे क्या मान आ रहा है? अच्छा, t इक्वल टू 0 रखने पे 2 आ रहा है। अच्छा, आप आंसर कॉमा लिख के 3 आंसर दे सकते हो, ठीक है। पहले ये तीनों के मान बताइए, ठीक है। 2 आ रहा है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 1 पे कितना मान आ रहा है? ठीक है, सभी का 2 आ रहा है। ठीक है, 0 मतलब आप कह रहे हो कि 1 रखने पे 0 आ रहा है, ठीक है। गौतम, आपका आंसर है टी इक्वल टू 1 रखने पे, मतलब पहला आंसर हुआ 2, दूसरा आंसर आप कह रहे हो 0 है। अभी चेक भी करेंगे। ओम जी, आपका भी आंसर है 1 रखने पे 0 आ रहा है, ठीक है। अब 2 रख के देखिए, अगर 2 कर लिया तो 2 का मान, एक टी का मान 2 रख के कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है। चलिए अब ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर आप अब तक सोल्व कर रहे हो तो अभी आपको अब स्क्रीन पर देखना है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। हाँ चलिए, अब अगर मैं कहूं हमारे पास दिया गया बहुपद क्या है, देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है। मान लो अगर आपको जो बहुपद दिया गया, सबसे पहले आप उसे लिख दो। मान लीजिए एग्जाम में आपके आप सामने आ जाए क्वेश्चन, तो आप लिखोगे पीटी बराबर टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। ये क्या है, दिया हुआ बहुपद है, ये बहुपद दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, तो आप बोलोगे यहाँ पर चर जो है सर वो टी है, ठीक है। ये समझना है, ये आपको लिखना नहीं एग्जाम में, ये आपको समझ जाना है कि टी जो है वेरिएबल है इसका, ठीक है। अब बोला जा रहा है टी इक्वल टू मान 0 पे, 1 पे, 2 पे, 2 पे इसका मान निकालिए। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए, आप कहोगे टी इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है। अगर t इक्वल टू 0 रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सभी जगह पर t का मान आप 0 रख दो दिया हुआ बहुपद में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर बाएं साइड, बाएं हाथ की तरफ p0 लिखोगे। p0 लिखने का क्या मतलब होता है, p0 लिखने का मतलब होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का मान जब आपने t का मान 0 रख दिया है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ोगे p0, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब कैसे करोगे, सभी जगह पर टी का मान 0 रख दो। आप क्या करोगे, 0 का वर्ग माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2। अब 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 इंटू 0 मिलेगा, मतलब 0 ही मिलेगा। तो आप इसे लिखोगे 0 माइनस 3 इंटू 0 कितना मिलेगा, 3 इंटू 0 आपको पता है किसी भी नंबर में अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 ही मिलता है, तो आपको 0 मिल जाएगा। प्लस 2, यहां से आपको मिल जा रहा है 2। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि टी का मान जब 0 होगा, है ना, टी का मान जब आप 0 रख रहे हो तो बहुपद का मान 2 आ जा रहा है। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, टी का मान 1 रखने पर। तो अगर मैं लिखूं टी बराबर 1 रखने पर, ठीक है, ये सारी चीजों को मैं लिख रहा हूं। टी का मान आप अगर 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, P1 मिलेगा। P1 लिखने का मतलब क्या हुआ, टी का मान जब 1 रख रहे हैं तो बहुपद का मान क्या हो जा रहा है ना, टी का मान 1 रख दिया, तो 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 का वर्ग लिख दिया। इस वाले में रखना है, बार बार मैं यहां पर रख रहा हूं मान, ठीक है ना। इस पे आप रख रहे हो, टी का मान 1 रख रहे हो तो 1 का वर्ग लिख दिया। फिर माइनस 3 लिखा, फिर टी के जगह पर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 प्लस 2। और इसको आप देखो, 2 प्लस 1, इन दोनों को आप जोड़ोगे, 2 प्लस 1 तो कितना मिलेगा, 2 प्लस 1 मिलेगा 3, माइनस 3 यानी 0, ठीक है। तो यहां से हमें 0 मिल रहा है, ठीक है, 0 मिल रहा है।
टी इक्वल टू 1 रखने पे बहुपद का मान शून्य मिल रहा है ना, 3 माइनस 3 0 हो जा रहा है, 4 कैसे आ रहा है आपका, ठीक है, शून्य हो जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है तो बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। अब टी इक्वल टू 2 रख दो, टी इक्वल टू 2 रखने पर क्या मिलेगा, टी इक्वल टू 2 रखोगे तो आप क्या करोगे, P2 रखोगे, है ना, P2 करोगे। P2 का मतलब टी का मान 2 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो यहां से आप पुट करोगे 2 का वर्ग माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग आपको सीधे पता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 इंटू 2 करेगी तो 4 आ जाएगा, है ना। तो 2 का वर्ग आपने लिखा 4, माइनस 3 इंटू 2 गुना करोगे आपको मिलेगा 6 प्लस 2, यहां से क्या मिल रहा है बताइए, 4 और 2 को आप अगर जोड़ोगे, 4 और 2 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 6, 6 माइनस 6 यानी 0। तो हमें क्या मिल रहा है, 3 आंसर आए अब तक, P0 मतलब जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 2, जब हम टी का मान 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0, और जब टी का मान 2 पुट किया जा रहा है तो भी आंसर आ रहा है 0, मतलब बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो 3 आंसर आ रहे हैं इसके, ये बताइए, इतना क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे शून्य की तरफ, इतना क्लियर है तो बताइए, इतनी बात तो समझ में आई। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इतना तो कर लोगे, ठीक है। अब देखिए अगला भाग, अगले भाग में बोला जा रहा है और के बाद, ठीक है, और के बाद आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहां बोला जा रहा है बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पता करना है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद का शून्यक होता क्या है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए मैं एक नया पेज ले रहा हूं, नए पेज पे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद दिया गया है एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स में कोई, अभी समझने क्या जा रहे हैं, हम लोग शून्य को समझने जा रहे हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल शून्य, किसी बहुपद का शून्य क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई बहुपद है x-5, छोटा सा बहुपद ले रहे हैं सिंपल सा, ठीक है, x-5। तो आपको ये जब भी आपसे पूछा जाए इस बहुपद का शून्य क्या होगा, और शून्य ये का मतलब एक्स क्यों लिखा है? ये लिखने का तरीका है गौतम, किसी भी बहुपद को लिखने का तरीका है एफ एक्स पी एक्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। मान लो इस तरीके से अगर मैं लिख दूं पी वाई, तो इसका मतलब होता है जो भी बहुपद का चर है, जो बहुपद का वेरिएबल है वो वाई के टर्म में आएगा, मतलब आप इस तरीके से लिखोगे y² प्लस 3y प्लस 8, कुछ भी लिख सकते हो वाई के टर्म में, ठीक है। एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि इस बहुपद का जो वेरिएबल है वो एक्स है, ठीक है, चर एक्स हो गया, एक्स के टर्म में लिखोगे। आप ऐसा नहीं लिख सकते, अगर मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स तो आप y² माइनस 3y नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एफ एक्स लिखने का मतलब हुआ कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपद जिसका चर एक्स है, ठीक है। चलिए अब ये देखो, कोई भी बहुपद में लिख रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू x-5। अब मुझे ये बताओ किस बहुपद का मान शून्य कब हो जाएगा, मतलब x-5 का मान शून्य कब हो जाएगा, जब x का मान आप 5 रख दोगे, है ना, x का मान जब 5 रखोगे तो आपको दिखेगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मैं कहूंगा x का मान अगर 5 रख दे तो इस बहुपद का मान, इस एफ एक्स का मान शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है, शून्य का बराबर हो जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना, शून्यक जब भी आपसे पूछा जाए, जब भी आपसे जीरोस पूछा जाए, तो आपको यही देखना है कि एक्स का मान या जो भी वेरिएबल है उसका मान हम क्या रख दे कि पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। इतना क्लियर हुआ। एक्स के, मैं एक्स कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है चर राशि का, चर राशि का मान, जिस भी मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे ही हम उसका शून्यक कहते हैं, ठीक है। अब चलिए ये तो समझ लिया कि शून्यक होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, बात आएगा कि आप कैलकुलेट कैसे करोगे। मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि एफ एक्स का शून्यक बताइए, तो आप कहोगे एफ एक्स का अगर सर हमें शून्यक पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, एफ एक्स को शून्य के बराबर लिख दोगे। देखो ये तरीका है, जब भी ऐसा पूछा जाए एफ एक्स को शून्य के बराबर लिख दोगे। एफ एक्स कितने के बराबर है, x-5 के बराबर है, यहां से शून्य के बराबर हो गया, यहां से x का मान 5 आ गया। अब जो भी मान आ रहा है इसका मतलब x का मान 5 रखने पे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, इसलिए इसका शून्यक x बराबर 5 हो गया। क्लियर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक दूसरा उदाहरण देते हैं, इसको आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं पी एक्स बराबर x+7, इसका शून्यक बताइए, आप क्या करोगे, आप बोलोगे पी एक्स बराबर 0 कर देंगे, शून्य पूछा जा रहा है, पी एक्स को 0 के बराबर लिख दो। यहां से आप बोलोगे सर x+7 बराबर 0 लिख देंगे,
यहां से x का मान कितना आ रहा है ये बताइए, x का मान कितना आ रहा है? 7 आ रहा है क्या? 7 आ रहा है या -7 आ रहा है? आप बोलोगे -7, है ना? तो x का मान -7 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -7 क्या हुआ? आप कहोगे x इक्वल टू -7 इस बहुपद का एक शून्यक हुआ। इतना क्लियर है? एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं जल्दी से। आप ये बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं fy इक्वल टू x² -4, इसका शून्यक बताइए जल्दी से। fy का सॉरी fy है तो वहां पर y लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिख रहा हूं fy तो आपको लिखना पड़ेगा y² -4। तो बताइए इसका शून्यक क्या होगा? तो इस तरीके से आप करोगे। इसका अगर आपसे शून्यक पूछा जा रहा है इस बहुपद का, तो आप बोलोगे fy को 0 के बराबर लिख दीजिए। हमेशा आपको ऐसे ही करना है, fy को 0 के बराबर लिख दीजिए। यहां से आपको मिलेगा y² -4 बराबर 0। यहां से आपको क्या मिलेगा? y इक्वल टू 4, है ना? y² इक्वल टू 4। इतना क्लियर है? y² इक्वल टू 4। अब यहां से क्या करोगे आप बताइए? y का मान 2 लिख दे तो सही होगा क्या? सिर्फ इतना, y का मान 2 लिखना सही होगा। ठीक है, 2 तो होगा ही, साथ के साथ एक चीज और लिखना पड़ेगा -2, है ना? तो 2 भी और -2 भी, क्योंकि -2 का भी वर्ग करोगे तो 4 के ही बराबर आएगा। 2 का भी वर्ग करोगे 4 के बराबर आएगा। तो यहां से आप इस तरीके से करते हो, है ना? ये सारी चीज को मिटाओ और जब भी आप वर्ग हटाओगे तो यहां से आप बोलोगे y का मान जो होगा ±√4। और यहां से आपको दो आंसर मिलेंगे, एक तो या तो +2 होगा या फिर -2 होगा, है ना? या तो +2 होगा या -2 होगा। तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर y का मान +2 रखोगे तो भी ये 0 हो जाएगा, -2 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है? +2 भी होगा, -2 भी होगा, तो दो शून्यक हो गए। तो यहां से ये भी पता चल रहा है किसी भी बहुपद का एक से ज्यादा शून्यक हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही शून्यक होगा। शून्यक एक से ज्यादा भी हो सकता है। 2 रखने पे भी 0 आ जा रहा है, -2 रखने पे भी 0 हो जा रहा है, तो ये दोनों ही शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, चलिए। तो शून्यक समझ में आ गया, तो हम लोग वापस से पुराने वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहां पर आपसे एक चीज क्या पूछा जा रहा था? बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इस बहुपद को मैं फिर से लिख रहा हूं। क्या दिया गया था बहुपद हमारा? PT इक्वल टू t² -3t + 2, यही था। t² -3t + 2, ठीक है, यही बहुपद है हमारे पास। अब इसका शून्यक अगर आपको पता करना है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे शून्यक निकालने के लिए पीटी को 0 के बराबर लिख दिया जाता है। पीटी को मैं लिख दूंगा 0 के बराबर। यहां से हमें क्या मिलेगा? t² -3t + 2, इसका मान 0 के बराबर। ठीक है, तो पीटी अगर 0 के बराबर है इसका मतलब t² -3t + 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? अब इसके लिए देखिए एक और तरीका है, एक चीज और आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, यानी द्विघात है ना? दो घात और 3 टर्म्स है यहाँ पर। तो जब भी ऐसा आपके पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक चीज आपने पढ़ा है, ax² + bx + c का एक फॉर्म आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, ax² + bx + c। इसमें क्या करते हैं? इसको फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइज करके सोल्व करते हैं, गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं? ए और सी को, ठीक है, इसको आपको देखना है, x² का जो कोफिशिएंट है a और जो कांस्टेंट टर्म है जो अचर है c, इन दोनों को आपको गुना करना होता है। ठीक है, इन दोनों को गुना करोगे तो क्या मिलेगा? a × c। ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी। ax² + bx + c में a और c को गुना किया, हमारे पास आया ac। अब AC को आपको इस तरीके से तोड़ना है, या तो जोड़ के या घटा के, कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि हमारा B आ जाए। अब ये कहने का क्या मतलब हुआ कि इसको इस तरीके से तोड़ना है कि B आ जाए? इसको उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, इसको उदाहरण से समझने के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं t² -3t + 2। ठीक है, अब यहां पर बताइए t² का कोफिशिएंट कितना है? t² के आगे कितना नंबर है? ये 1 है, 1 × t² है। इतना क्लियर है? 1 × t² लिख सकते हैं ना, यानी a का मान 1 के बराबर है। तो 2 और 1 को आप गुना करोगे, 2 और 1 को आप गुना करोगे, 2 × 1 करोगे तो कितना मिलेगा? 2 × 1 करोगे तो आपको 2 के बराबर मिलेगा।
ठीक है। अब 2 को आपको इस तरीके से गुणनखंड करके तोड़ना है कि 3 आ जाए। इसका मतलब हुआ आप 2 को लिख सकते हो 2 इंटू 1, और 2 और 1 को जोड़ने पर 3 के बराबर आता है या नहीं आता है। 2 इंटू 1 को जोड़ने पर, 2 इंटू 1 गुना करने पर तो 2 ही आएगा, लेकिन 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 के बराबर आएगा। इतना क्लियर है। तो ए और सी को गुना करते हैं। देखो कंसेप्ट ये है कि ए और सी को गुना करते हैं, उसके गुणनखंड को इस प्रकार तोड़ते हैं कि बीच वाला टर्म आ जाए जोड़कर या घटाकर। ठीक है। तो यहां से हमें मिल रहा है एक 2 और एक 1। ठीक है, और भी उदाहरण से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, टी स्क्वायर माइनस 3t को मैं लिख रहा हूं 2t माइनस टी। ठीक है, प्लस 2। अब या इतना लिखने के बाद आपको ये चेक करना होगा। ठीक है, -2t माइनस टी को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा ये बताइए। -2t माइनस टी को हम जोड़ोगे तो आपको -3t मिल जाएगा। मतलब -3t को हम लिख सकते हैं -2t माइनस टी। इतना क्लियर है? ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा? ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो बताइएगा, दूसरा उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप पहला दोनों टर्म को देखो, टी स्क्वायर माइनस 2t को। तो इस दोनों में मुझे टी दिख रहा है कॉमन, यहां भी टी है टी स्क्वायर और यहां भी टी कॉमन है, तो दोनों जगह से मैं अगर टी कॉमन ले लूं तो आपको क्या मिलेगा, टी माइनस 2। ठीक है, यहां से अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो आपको क्या मिलेगा, टी माइनस 2। ठीक है, ये सारी चीज मिल गई। तो यही सारी चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं टी स्क्वायर -2t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख रहा हूं टी कॉमन, तो टी अगर कॉमन ले रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं टी माइनस 2। फिर यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो फिर लिख दे रहा टी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, टी माइनस 2 यहां भी है और टी माइनस 2 यहां भी है। तो इन दोनों से अगर मैं टी माइनस 2 कॉमन ले लूं, है ना, टी माइनस 2 अगर कॉमन ले लूं तो यहां से आपको मिल जाएगा टी माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, टी माइनस 2 अगर कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा टी माइनस 1। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, अगर मैं लिखूं ए इंटू बी, कोई दो चीज का, ठीक है, कोई दो टर्म्स का गुना करने पे आपको 0 मिल रहा है, प्रोडक्ट 0 मिल रहा है, गुणनखंड 0 मिल रहा है ना, ए इंटू बी करने पर 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि या तो ए 0 रहा होगा, ठीक है, या तो बी 0 रहा होगा, या दोनों ही 0 रहा होगा। ठीक है, या तो ए 0 रहेगा या तो बी 0 रहेगा, तभी 0 होगा। मान लो अगर मैं कह रहा हूं 5 इंटू 0 कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। 5 इंटू 0 करने पे 0 आया, मतलब कोई भी दोनों में से कोई एक, अगर हम कुछ दो चीजों को गुना कर रहे हैं, एक्स और वाई को गुना कर रहे हैं और 0 आ रहा है, इसका मतलब इतना तो क्लियर है दोनों में से कोई एक तो 0 ही रहा होगा तभी 0 आएगा, अदरवाइज वो कभी 0 नहीं हो सकता, है ना। तो कोई भी दो चीज का गुणनफल अगर 0 आ रहा है, मतलब दो चीज को गुना करने पे 0 आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं इसके जो भी फैक्टर्स है टी माइनस 2, या तो ये वाला 0 के बराबर रहेगा, या तो टी माइनस 2 0 रहेगा, या आप लिख सकते हो टी माइनस 1 0 के बराबर होगा। इन दोनों में से कोई एक 0 रहेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं टी बराबर 2, या फिर लिख सकते हैं टी बराबर 1। तो यहां से दो शून्यक आ गए हमारे पास, टी बराबर 2 भी एक शून्यक हो गया और टी बराबर 1 भी शून्यक हो गया। मतलब टी इक्वल टू 2 और टी इक्वल टू 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। और ये हमने ऊपर भी देखा था, है ना। तो ये हमने देखा भी था ऊपर कि टी इक्वल टू 1 रखने पे बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है, टी इक्वल टू 2 रखने पे बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टी इक्वल टू 2 और टी इक्वल टू 1 इस बहुपद का एक शून्यक है। इतना क्लियर है? ये बताइए, इतनी बातें क्लियर है तो बताइए, फिर दूसरा उदाहरण से करेंगे। ठीक, तो अगर ये सारी चीज समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने, मैं पूछ रहा हूं आपसे 6x², एक पॉलिनोमियल है आपके पास, बहुपद है 6x² प्लस 7x माइनस 3, इसका शून्यक बताइए। ठीक है, इसका आप शून्यक बताओ, जीरोस बताओ। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन मैं सोल्व कर दे रहा हूं पहले, ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, पहले समझ लेना है आपको।
स्क्रीनशॉट लेना है, क्लास के बाद खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप बोलोगे सर जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, मतलब द्विघात जो बहुपद होता है, अगर इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो यहां पर जो कांस्टेंट होता है c और a, इन दोनों को क्या करते हो आप गुना करते हो, ठीक है, गुना करते हो a इंटू सी, और a इंटू सी को इस तरीके से तोड़ते हो कि जोड़ के या घटा के, ठीक है, b आ जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं 6, एक तो आपको दिख रहा है 6, है ना, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 6x² प्लस 7x माइनस 3, ठीक है। तो यहां से 6 और 3 को आप गुना करो, कितना मिल रहा है, 6 इंटू 3 को गुना करोगे तो आपको मिलेगा 18। अब 18 को ऐसे आपको तोड़ना है, ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसको मैं किस तरीके से तोड़ूं। तो इस तरीके से आपको तोड़ना होता है कि जोड़कर या घटाकर 7 आ जाए, ठीक है। तो आप कैसे तोड़ोगे बताइए, आप उस फैक्टर कैसे करोगे 18 का? सर माइनस कर देंगे। 18 को आप तोड़ोगे तो इस तरीके से, एक तो आपको फैक्टर आएगा 6 इंटू 3, 6 और 3 को जोड़ने पर 7 आ रहा है क्या, ये बताइए, हाँ या ना? सर 9 2। हाँ 9 2, ये आंसर सही आ रहा है, ठीक है, 9 2, मतलब देखो पहले मैं समझाता हूँ, 6 इंटू 3 को जोड़ोगे तो भी 7 नहीं आएगा, हमें 7 चाहिए, ठीक है, 7 चाहिए। तो 6 इंटू 3 को 6 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा, घटा भी रहे हैं तो भी नहीं आ रहा। दूसरा फैक्टर सोचते हैं 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 में आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसको जोड़ूंगा तब तो 11 आ जाएगा, जो नहीं होगा, लेकिन 9 में अगर मैं 2 को घटा दूं तब तो 7 आ जाएगा, और अगर ऐसा आ गया मतलब हमारा काम हो गया, ठीक है, क्वेश्चन अब बन जाएगा, ठीक है। तो 18 को मैं इस तरीके से तोड़ा, फिर से मैं समझा रहा हूँ, 18 को मैं इस तरीके से तोड़ रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 9 इंटू 2, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 में 2 घटाने पर क्या आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, जो ये बीच वाला टर्म है, मतलब x का जो कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो 9 और 2 में टूटेगा, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से तोड़ते हो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे की कंसेप्ट देखते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, अब आप इस तरीके से लिखना, आपसे अगर शून्य पूछा जा रहा है, मान लीजिए कह रहा हूं ये fx के बराबर है, और ये शून्य का आपसे पूछा है, तो आप बोलोगे हमको वो मान चाहिए जहां पर fx का मान 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां से आप लिख दोगे 6x² प्लस 7x माइनस 3 बराबर 0। यहां से आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, बीच वाला जो टर्म है उसको तोड़ोगे, तो आप इस तरीके से लिखोगे 6x², यहाँ पर दिखना हमेशा दोनों का नेगेटिव आप लिख दो, -9x माइनस 2x, ठीक है, इस तरीके से आप करना। अब इतना लिखने के बाद देखो ये सही नहीं है, अभी -9x, अब देखो -9x माइनस 2x, ये करोगे तो -11x आ जाएगा, जो ऊपर में तो +7x है, जबकि यहाँ पर -11x हो जा रहा है, तो ये अभी सही नहीं है। आप क्या करोगे, इसको पॉजिटिव कर दोगे, जो बड़ा वाला है इसमें से जो भी बड़ा है वो ऊपर वाला साइन ले लेता है, +7 है, ऊपर पॉजिटिव है, तो बड़े वाले को मैं पॉजिटिव कर दे रहा हूँ। तो अब 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, मतलब अब देखो ये जो भी ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है, 9x 7x को क्या लिख दिया, 7x को मैं लिख रहा हूँ 9x माइनस 2x, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, 9x को मैं लिख सकता हूँ 7x को लिख सकता हूँ 9x माइनस 2x। इतना क्लियर है कि कैसे लिखा, 9x माइनस 2x लिखा, 7x हो गया, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आप क्या करोगे, आप देखोगे यहाँ क्या कॉमन है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ भी हमारे पास x है, एक यहाँ भी x है, तो x तो दोनों ही में कॉमन है। उसके बाद यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो 6 और 9 में 3 कॉमन है, तो मैं यहाँ से 3x कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है इन दोनों में से मैं 3x को कॉमन ले रहा हूँ, तो 3x को आप जैसे ही कॉमन लोगे, है ना, 3x को आप अगर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा ये बताइए, 3x को कॉमन मिलोगे लोगे तो आपको मिलेगा 2x, ठीक है, प्लस 3, ठीक है, 3x को कॉमन लिया आपको मिला 2x प्लस 3। अब इन दोनों टर्म्स में से देखिए, इन दोनों टर्म्स में से आप माइनस कॉमन ले लिए, -1 कॉमन ले रहा हूं, तो -1 कॉमन लेने पे आपको मिलेगा 2x प्लस 3, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां से आप देखोगे तो यहां भी 2x प्लस 3 है, यहां भी 2x प्लस 3 है, तो इन दोनों से मैं 2x प्लस 3 को कॉमन ले रहा हूं, तो 2x प्लस 3 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब फिर से आपको क्या मिल रहा है, 2x प्लस 3 गुना 3x माइनस 1 बराबर 0, बीच में गुना है, मतलब
दो टर्म्स इस वाले को और इस वाले को गुना करने पे 0 मिल रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक तो 0 रहेगा या दोनों 0 रहेगा। तो जब भी ऐसा आता है आप क्या लिखते हो, या तो सर 2x + 3 0 के बराबर हो जाए, या 3x - 1 0 के बराबर हो जाए। अब 2x + 3 0 के बराबर है तो आप लिखोगे 2x बराबर -3, और यहां से मिलेगा x का मान -3/2। या आप लिख सकते हो 3x - 1 बराबर 0, मतलब 3x का मान 1, और यहां से मिलेगा x का मान 1/3। तो इसके शून्यक 2 हो गए, तो x = 1/3 भी एक शून्यक हो गया, और x = -3/2 भी शून्यक हो गए। दो शून्यक आ गए यहां से। इतना क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सोल्व करना होता है जब भी आपको शून्यक पूछा जाए क्वाड्रेटिक। तो एक चीज आपने पढ़ा 3x होगा, - मध्य 1। पद विभाजन या मिडिल टर्म। क्या बोल रहे हो? सर ये 3x - 1 कैसे आया? 3x - 1 कैसे आया? ठीक है, चाहे माइक बंद कीजिए। ठीक है, चलो इस चीज को समझो। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये वाला जो टर्म्स आपको दिख रहा है ना, इस वाले को मैं यहां से लिख रहा हूं। फिर से ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस वाले टर्म यहां तक समझ में आ गया ना? ठीक है, इसके आगे करते हैं। यस सर। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे 3x 2x + 3 -1 2x + 3 = 0। अब देखिए यहां पर भी आपको दिख रहा है 2x + 3, यहां भी दिख रहा है 2x + 3। अब इन दोनों टर्म्स में एक टर्म देखो, आपको ये वाला है पूरा, देखिए ये जो पूरा है एक टर्म है। ठीक है, ये देखिए ये पूरा माइनस यहां पर आया, माइनस के बाद ये पूरा दूसरा टर्म है। ये दो बक्से दिख रहे हैं ना, यहां पर दो टर्म है, और दोनों ही में आपको 2x + 3 दोनों जगह दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो अगर मैं 2x + 3 दोनों जगह दिख रहे हैं तो 2x + 3 को आप कॉमन ले लो। तो 2x + 3 को मैं कॉमन ले लिया। 2x + 3 को जैसे ही कॉमन लोगे तो यहां पर अब क्या बचा, ये वाले को अगर कॉमन ले लियो तो अब आपको सिर्फ 3x दिख रहा है यहां पर, तो मैं 3x लिख दिया। ठीक है, अब इस वाले में से भी अगर मैं 2x + 3 कॉमन ले चुका हूं, क्योंकि दोनों में था, तो अब 2x + 3 जब कॉमन ले चुके हो तो क्या बचा, सिर्फ -1 बचा ना, तो यहां पर लिख दे रहा हूं -1। ठीक है, और यहां से हमारे पास इस तरीके से आया। अब क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। इसका आंसर सर आपको स्क्रीन पोल्स। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, क्वेश्चन था कि 6x² + 7x - 3 एक पॉलिनोमियल है, इसका शून्यक यानी जीरोस बताना। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ट्राई कीजिएगा पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि यदि x = 1 बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो k का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ हिंट मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक कंसेप्ट है, आपने पढ़ रखा है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, सीधे सीधे आपको यह ध्यान रखना है कि अगर x - a किसी भी बहुपद का, किसी भी बहुपद का अगर गुणनखंड होता है, ठीक है, अगर x - a किसी बहुपद, फिर से मान लो नाम दे दे रहा हूं px या fx, है ना, fx, अगर x - a बहुपद fx का एक गुणनखंड है, तो आप कहोगे x = a रखने पर, अगर मैं यहां पर x का मान a रख दूं, x = a रखने पर उस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम यानी गुणनखंड प्रमेय कहता है। ठीक है, आपने पढ़ा है। तो आप यहां से कह सकते हो कि अगर x - a बहुपद का गुणनखंड है तो fa का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया है, इस क्वेश्चन में यह बोला गया है कि x - 1 क्या है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अगर x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो p1 का मान, यानी x का मान अगर आप 1 रख दोगे तो p1 का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ये गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम।
कहता है ऐसा, आपने पढ़ा है, ठीक है। ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, कुछ आंसर आ भी गए हैं। ठीक है, काफी आंसर आ गए, वेरी गुड। लेकिन अलग अलग आंसर आ रहा है इसमें, ठीक है, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। कुछ लोगों को लगता है ए आंसर सही है, कुछ को बी, और कुछ का आंसर सी है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा हमारा सही आंसर है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 15 सेकेंड्स और रुकते हैं, ठीक है। 15 सेकेंड्स के बाद इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। टेन सेकेंड्स और, आखिरी 10 सेकेंड्स और रुकेंगे। काफी लोगों के आंसर आ भी चुके हैं, वेरी गुड। 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड और है। अगर अब तक नहीं आंसर किए हो आप, तो जल्दी से आंसर करिए अब। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए, अब समझते हैं। जहां पर भी आपको डाउट हो, जब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, वहीं पर आप चैट सेक्शन में आपको लिख देना है, ठीक है। अब समझते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है x-1। देखिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि x-1 इस बहुपद का px, इसका नाम दिया गया है, बहुपद का नाम है px, ठीक है। इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है, एक फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो आपसे k का मान पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया, यही क्वेश्चन है। अब इसमें आपको एक फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ा है, गुणनखंड प्रमेय पढ़ा है, ठीक है आपने। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, गुणनखंड प्रमेय यही कहता है कि अगर x-a, ध्यान से सुनिएगा, x-a किसी भी बहुपद fx का अगर गुणनखंड है, ठीक है, तो आप जब x का मान a पुट कर दोगे इस बहुपद में, तो उसका मान शून्य के बराबर हो जाएगा। मतलब यही कहा गया है कि x-a अगर बहुपद का शून्यक है, तो आप x-a को 0 के बराबर करोगे, है ना। अगर ये गुणनखंड है तो x-a को 0 के बराबर करोगे। यहां से जो भी x का मान आता है, मतलब x का मान a आ रहा है, तो x का मान अगर इस बहुपद में रख दोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, fa का मान निकाल रहे हो, तो ये fa का मान हमेशा 0 के बराबर आएगा, ठीक है। ये गुणनखंड प्रमेय कहता है, ठीक है, यानी फैक्टर थ्योरम कहता है। तो इस फैक्टर थ्योरम को अगर मैं अप्लाई करूं यहां पर, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, चलिए अब समझते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि x-1 क्या है, एक गुणनखंड है, किसका, px का। px एक हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो x-1 को आप 0 के बराबर लिखोगे। जो भी गुणनखंड आपको दिया गया उसको आप 0 के बराबर कर दोगे। यहां से आप x का मान निकालो, क्या आ रहा है, x का मान 1 आ रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि x-1 को 0 करने के बाद x का मान जो 1 आ रहा है, तो x का मान अगर px में, यानी इस बहुपद में रख देंगे, तो वहां पर x इक्वल टू 1 पे इस बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं कह रहा हूं x इक्वल टू 1 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है, इसका मतलब p1 का मान, है ना, p1 का मान शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है, फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। तो यहां से आप लिखोगे p1 का मान अगर शून्य के बराबर है, तो p1 आप कैसे कैलकुलेट करते हो, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर याद करो, तो p1 कहने का मतलब हुआ x का मान 1 रख देंगे, ठीक है। तो इस फैक्टर में, इस पॉलिनोमियल में x का मान 1 रख दो आप। तो यहां पर हमें px क्या दिया गया है, px इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2। ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, यहां पर मैं बहुपद लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो px हमारे पास दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस √2। अब इसमें आप x का मान 1 रखो, तो x का मान अगर मैं 1 रख दूं, यानी p1 कैलकुलेट कर रहा हूं, तो p1 कैलकुलेट करने का मतलब 2 इंटू 1 का वर्ग प्लस
k इंटू 1 प्लस रूट 2 और इसका मान 0 के बराबर होगा। आपने कहा x इक्वल टू 1 रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर थ्योरम को यूज किया या गुणनखंड प्रमेय को यूज किया। तो यहां से आपको मिलेगा 2 प्लस k प्लस रूट 2 बराबर 0। ठीक है, यहां से आप k का वैल्यू कितना लिखोगे, यहां से आप k का वैल्यू लिखोगे -2 माइनस रूट 2। अब अगर ऑप्शंस को देखोगे तो कहीं पर भी आपको ये नहीं दिख रहा है -2 माइनस रूट 2, कोई भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। तो आप यहां से क्या करोगे, यहां से माइनस आप कॉमन ले लोगे, है ना। तो यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लिया तो माइनस को कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा 2 प्लस रूट 2, है ना। अगर कहीं भी लिखा हुआ है -x माइनस वाई, है ना, तो यहां से आप अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो आप क्या लिखोगे, माइनस कॉमन लेने के बाद सभी के साइन बदल जाते हैं, सभी के चिन्ह बदल जाते हैं, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं -x प्लस वाई माइनस जेड, अगर यहां से आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस जेड, है ना। तो यही चीज हुआ, माइनस यहां से हमने कॉमन ले लिया, ये जो दोनों माइनस थे, तो माइनस को कॉमन लेने के बाद 2 प्लस रूट 2 आ गया। इतना क्लियर है, ये दोनों माइनस को मैं कॉमन ले लिया। इतना क्लियर है, बताइए कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ये सारी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, कौन सा प्रमेय लगाया, गुणनखंड प्रमेय लगाया, फैक्टर थ्योरम लगाया। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास x-1 दिया गया, x-1 क्या है, इस बहुपद का अगर गुणनखंड है तो जो भी गुणनखंड आपको दिया गया है उसको 0 के बराबर आप करोगे। ठीक है, x-1 को मैं 0 के बराबर किया, x इक्वल टू 1 आया, x इक्वल टू 1 पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें आपसे बोला जा रहा है एक पॉलिनोमियल यानी एक बहुपद आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, इसको गुणनखंड करना मतलब फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है, ट्राई कीजिए इसको। ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करने। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं इसको आप खुद से ट्राई करोगे बिना सॉल्यूशन को देखे हुए। स्क्रीनशॉट तो आपके पास रहेगा। चलिए इसको आप समझते हैं। ठीक है, अगर आप अब तक सॉल्व कर रहे हो तो अब स्क्रीन पर देखना है, आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab² का गुणनखंड कीजिए। देखो इसको अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं इसे सारी चीजों को फिर से लिख देता हूं, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। अब इन सारी चीजों को ध्यान से देखो, टोटल तो 4 टर्म्स दिख रहे हैं आपको, टोटल 4 टर्म्स दिख रहे हैं। इसमें 8a क्यूब, अगर आप इस वाले पहले टर्म्स को देखो 8a क्यूब, तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये 2a का होल क्यूब है ना, 2a का होल क्यूब है। मतलब 2a को आप अगर होल क्यूब करोगे इसका मतलब क्या है, 2a इंटू 2a इंटू 2a, मतलब ये बनेगा 8a क्यूब। इतना क्लियर है, 8a क्यूब को हम 2a का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, दूसरा टर्म हमें b का क्यूब तो दिख ही रहा है ना, b का क्यूब दिख रहा है, तो हमें 2 टर्म दिख गए, 2a का होल क्यूब फिर b का क्यूब। अब जब भी ऐसा आपके सामने दिख जाए, है ना, तब आप क्या करोगे, आपके पास ये एक आइडिया लग रहा है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस 3x² वाई, है ना। या आप इस तरीके से अगर याद किया तो मैं इस फॉर्म में लिख दे रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, ये फॉर्मूला सभी को याद है, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy², ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसी पैटर्न पे इसको सेट करने की कोशिश करूं, ठीक है, इसी पैटर्न पे अगर मैं डालने की कोशिश करूं तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, अब इस वाले टर्म को देखो,
इस वाले टर्म को ऐसा लिख सकते हैं क्या 3, ठीक है, मैं सिर्फ 3 लिख रहा हूं इस फॉर्मूला को देख के। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर जो भी 2a है इसको अगर मैं x मान लूं, है ना, तो आप लिख सकते हो 2a का होल स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। इसको आप जब चेक करोगे, ये सारी चीज करने के बाद आपको चेक करना है, इसको पूरा चेक करो तो क्या आ रहा है, 3 × 4a² प्लस बी और इंटू बी, है ना, तो यहां से आपको मिल जाएगा 12a² बी। मतलब हाँ सही है, 12a² बी को ही मैं इस तरीके से लिखा हूं, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद अगला जो टर्म है हमारे पास 6ab², तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, फिर से 3 है हमारे पास तो मैं 3 लिख दिया, ठीक है। यहां पर दिख रहा है मैं x, तो x के जगह पर क्या लिख रहा है 2a, तो यहां पर मैं 2a लिख दे रहा हूं, और b के जगह पर मैं y के जगह पर मैं b लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इस यहां पर सीरीज को देखोगे तो आपको मिल जाएगा 6ab, है ना, 6ab मिल जाएगा, ये वाला b है पीछे में, ठीक है, 6ab। अब यहां से अगर आप इसको देखो तो इसको आप इन दोनों को कंपेयर करो, ये वाला और ये वाला, इसको, है ना, तो आपको क्या दिख रहा है, ये हमारे अगर अगर मैं इसे x का क्यूब कह दूं, x का क्यूब, फिर ये हमारे पास y का क्यूब, प्लस ये दिख रहा है 3x² y प्लस 3, यहां पर कुछ तो b² छूटा है ना, ये वाला हमारे पास सर वहाँ पे b²। 3 कैसे आया? कहां पर 3? इसको मैं 3 पैटर्न पे इंटू देखो, ये टू जो ए फॉर, स्क्वायर। हाँ ठीक है, इस मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे सेट करने के लिए, फॉर्मूला में दिख रहा है ना 3x², तो इस फॉर्मूला के लिए मैं यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है, अपने मन से 3 लिखा इस फॉर्मूला में सेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको 3 लिखा, फिर यहाँ पर x² दिख रहा है, तो x के जगह पर हमारे पास क्या है 2a है, तो यहाँ पर मैं 2a का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि वहां पर x² है तो यहाँ पर 2a का स्क्वायर लिख दिया। y के जगह पर मैं b ले रहा हूँ तो y के जगह पर मैं b लिख दिया। अब इसको वापस से आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा 12a² भी, ठीक है। इस फॉर्मूला पे सेट करने की कोशिश कर रहा हूं बस, ठीक है, ठीक। अब देखो यहां से अगर मैं इसको फिर से सॉर्ट करने की कोशिश करूं तो ये दिखेगा आपको x, ये वाले को मैं x कह रहा हूं, इस वाले को मैं y कह रहा हूं, ठीक है, यानी x³ प्लस y³, ठीक है। उसके बाद 3, ये देखो क्या है 2a को आप x कह रहे हो, यहां पर देखो x के जगह पर हम 2a लिख रहे हैं सभी जगह, और y के जगह पर क्या लिख रहे हैं, y के जगह पर मैं b लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर 2a के जगह पर आप लिखोगे x² y, है ना, b के जगह पर y लिख रहा हूं, फिर 3 आया, फिर यहाँ पर 2a के जगह पर आप x लिख दोगे और b² का मतलब y² लिख दोगे। मतलब ये वाला फॉर्मूला पे ये पूरा पैटर्न हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर इस तरीके से जाओगे तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई का होल क्यूब, है ना, और x के जगह पर आप लिखोगे 2a और b के जगह y के जगह पर आप लिखोगे b, यानी 2a प्लस b का होल क्यूब, और यहां से आप लिख सकते हो 2a प्लस b, फिर 2a प्लस b, फिर आप लिखोगे 2a प्लस b, है ना, तो यहां से हमारा फैक्टराइज हुआ, गुणनखंड हो गया। सर इसे हाँ डिवीजन बताइए, मेथड से भी कर सकते हैं ना? कौन सा डिवीजन मेथड आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, किस तरीके से आप इसे डिवाइड करोगे। सर बुक के अंदर है एक थ्योरम है जिसके अंदर डिवीजन हाँ ठीक मेथड है, से कर सकते हैं। डिवीजन मेथड ना इस क्वेश्चन में नहीं लगता, मैं समझ गया आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, जहां पर फॉर्मूला पे मान लो कोई भी एक त्रिघात बहुपद कुछ लिखा गया है बड़ा सा, मान लो मैं इस तरीके से एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि x³ माइनस 3x² y प्लस 5x प्लस 7, इसको आप फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं डिवीजन मेथड से करता हूँ, x का मान वहां पर सिर्फ एक वेरिएबल होने चाहिए, डिवीजन वाले में ना सिर्फ एक वेरिएबल होता है, यहाँ x² y भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सर ये दो सर वेरिएबल देखो, ए बी आपने और बी बी। सारे फॉर्मूले लिखवा दिए क्या इसके? नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ एक फार्मूला बताया, दो फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक फार्मूला तो यहाँ पर ये आया x प्लस वाई का होल क्यूब, आपको दो फार्मूला ध्यान रखिए अभी, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy², ठीक है। x माइनस वाई का होल क्यूब भी आप याद रखो, x माइनस वाई का होल क्यूब कितना होता है, x³ माइनस y³ माइनस 3a² प्लस 3ab², ठीक है, 3x² y, ये भी नहीं आपको लिखना पड़ेगा, अगर x और y में चल रहे हैं तो 3x² y प्लस 3xy², है ना, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
2a प्लस बी कैसे आया, देखो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है, इस चीज को फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूं 2a का होल क्यूब, ठीक है, इसको मैं b का होल क्यूब लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूला को देखिए, इस फॉर्मूला पे मैं सेट करने के लिए, इस फॉर्मूला पे सेट करने के लिए यहां पर मैं 12 को मैं 3 लिख रहा हूं, ठीक है, 3 लिख रहा हूं। फिर यहां पर a स्क्वायर भी लिखा हुआ है, जबकि इस फॉर्मूला में 3x स्क्वायर वाई है, तो मान लेते हैं x के जगह पर मैं 2a ले रहा हूं, ठीक है, ये वाले को मैं x मान ले रहा हूं, ये वाले को मैं y मान ले रहा हूं, ठीक है। तो x के जगह पर 2a लिखना है, y के जगह पर आपको b लिखना है, ठीक है। तो यहां पर a स्क्वायर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पर 2a का होल स्क्वायर में लिख दे रहा हूं, ठीक है, 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है हमें 2a, तो 2a का होल स्क्वायर लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर हमारा y आया, तो y की जगह पर क्या लिखना है, y की जगह पर मैं b लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर मैं फिर से 6 लिख दिया, 3 लिखा, ठीक है, इस फॉर्मूला को देखते जाना, 3 लिखा। फिर x है, x की जगह पर आप क्या लिख रहे हो, x की जगह पर आप 2a लिख रहे हो, और y की जगह पर आप b लिख रहे हो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये आ गया, हमारे पास 2a प्लस b का होल क्यूब, क्योंकि ये पूरा पैटर्न बन जा रहा है x प्लस वाई का होल क्यूब। इतना क्लियर हुआ? यस सर। और यहां से आप इसको 3 भागों में बांटोगे, 2a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को आप अपने घर पे ट्राई करोगे। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करोगे खुद से, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको,